हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुधांशु शेखर। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल अध्ययन मिरर के इस प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री वह सेक्शन है मैथमेटिक्स का जिसमें से अक्सर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। लगभग सभी परीक्षाओं में ज्योमेट्री से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ज्योमेट्री एक ऐसा इम्पॉर्टेंट विषय है जिसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अक्सर आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि ज्योमेट्री के सेक्शन से ही स्टूडेंट्स को काफ़ी डर होता है। ज्योमेट्री के नाम से ही वो घबरा जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ये कैसा विषय है जो कि समझ में नहीं आता। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स की, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स इज़ द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को बहुत ही मज़ेदार बनाते हैं और आज का सेशन वाकई मज़ेदार होने वाला है यदि आप लोग मेरे एक एक बात को ठीक ठीक समझें। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यदि आप लोग हमारे इस वीडियो को ठीक ठीक देखते हैं और समझते हैं तो आपका ज्योमेट्री से अपनापन बढ़ने लगेगा। और यदि ज्योमेट्री से अपनापन बढ़ने लगेगा तो आप समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स का ये ज्योमेट्री सेक्शन आपको कभी नहीं डराएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ज्योमेट्री होता क्या है, ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते क्या हैं, ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या जानते हैं, क्या क्या सीखते हैं। तो सबसे पहले ज्योमेट्री को कहते क्या हैं। हिंदी में ज्योमेट्री को तो ज्यामिति कहते हैं, लेकिन ज्योमेट्री को एक्चुअल में कहा जाता है चैप्टर ऑफ फिगर्स, यानी आकृतियों का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग तरह तरह की आकृतियों का अध्ययन करते हैं। बहुत सी आकृतियां आप लोगों ने देखी होगी। इन सभी तरह की आकृतियों के बारे में हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सोचते हैं एक छोटी सी बात, एक कॉन्सेप्ट है कि ज्योमेट्री में जो बहुत सारी फिगर्स हम लोग पढ़ेंगे उन सभी फिगर्स में सबसे छोटा फिगर क्या होने वाला है। तो सबसे छोटे फिगर को हम लोग नाम देंगे यहाँ पर पॉइंट। इसी सबसे छोटे फिगर को हम लोग पॉइंट कहते हैं। तो पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स जो डेफिनेशन है इसको हिंदी में बिंदु कहते हैं, और मैथमेटिक्स के अनुसार जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। ए पॉइंट इज डिफाइंड एज अ लोकेशन इन एनी स्पेस एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। यानी पॉइंट को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि किसी स्पेस में या किसी प्लेन पर कोई एक एग्जैक्ट लोकेशन को हम लोग पॉइंट कहते हैं। दिस इज द पॉइंट। किसी एग्जैक्ट लोकेशन को हम लोग पॉइंट कहते हैं। इसको हम लोग एक तरह से लोकेटर भी कह सकते हैं। किसी खास स्थान को लोकेट करने के लिए हम लोग पॉइंट का उपयोग करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है डेफिनेशन में, रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। इसको हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी लेंथ, हाइट, शेप और साइज। यानी कि इस पॉइंट का कोई लेंथ नहीं होता, लेंथ यानी कि लंबाई नहीं होती, कोई हाइट यानी ऊंचाई नहीं होती, इसका कोई आकृति नहीं होता, और ना ही इसका कोई चौड़ाई होता है, और इसकी कोई भी एग्जैक्टली लेंथ की ना तो हाइट होती है, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। It marks the beginning to draw any figure or shape and is labeled with capital letter। यानी कि ये पॉइंट हम लोग जब कोई बड़ा फिगर बनाते हैं या कोई शेप बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को मार्क करते हैं। जैसे कि ट्रायंगल बनाना है तो हम लोग 3 पॉइंट्स का मार्क करेंगे और फिर इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये एक ट्रायंगल बनता है। तो पॉइंट्स का क्या उपयोग है और पॉइंट्स को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि पॉइंट्स को यहाँ पर कहा जा रहा है कि इट इज़ लेबल्ड विथ कैपिटल लेटर। यानी पॉइंट को जब भी हम लोग डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ना कि स्मॉल लेटर से। तो पॉइंट का कोई भी झंझट नहीं है समझने में। पॉइंट क्या है आपको मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ कि पॉइंट इज़ अ लोकेटर कह सकते हैं। पॉइंट इज़ डिफाइंड एज ए लोकेशन, कोई एक खास लोकेशन है। इन एनी स्पेस और एनी प्लेन ग्राफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट। ठीक है, चलिए ये पॉइंट यदि आपको समझ में आ गया होगा, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि पॉइंट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो चलिए अब अगला विषय क्या है,
अगला विषय है लाइन। लाइन कैसे फॉर्म होता है, एक लाइन कैसे बनती है। मान लिया जाए कि इस प्लेन पेपर पर कितने सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इस प्लेन पेपर पर अनगिनत पॉइंट्स हो सकते हैं, चाहे जहां आप पॉइंट्स डिनोट कर लें, इस पे कई पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग बात करें उन सारे पॉइंट्स को मैच करने का जो एक सीध में हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो, एक स्ट्रेट पाथ में हो, उन पॉइंट्स को यदि हम मैच करें तो एक लाइन फॉर्म होता है, इसको हम लोग लाइन कहते हैं। यानी लाइन कैसे बनती है, A line is one dimensional figure which has length but no width। यानी कि इस लाइन में सिर्फ लंबाई होती है और चौड़ाई नहीं होती, ठीक है। A line is made of a set of points which is extended in opposite directions infinitely। इसका मतलब हुआ कोई लाइन एक सेट ऑफ पॉइंट्स को मिलाने पर बनता है, यानी उन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, जो एक सेट में है, एक सीध में है, और उन पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो उससे क्या फॉर्म होगा, एक लाइन फॉर्म होगा। और इस लाइन की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, इसमें लंबाई तो होती है लेकिन कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। यानी लाइन हैज़ नॉट अ फिक्स्ड लेंथ, इसकी चौड़ाई भी नहीं होती, लंबाई होती है लेकिन निश्चित लंबाई नहीं होती। इसके दोनों किनारों पर एरो निशान ऐसे बनाया जाता है, तीर का निशान बनाया जाता है। इसका मतलब होता है कि ये दोनों किनारों पर इन्फिनिटली यानी कि अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसको हम लोग हिंदी में रेखा कहते हैं, और रेखा कैसे बनती है ये आप लोग समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब होता है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि किसी रेखा का खंड को रेखाखंड कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया हुआ, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। इस लाइन में कोई दो पॉइंट हम लोगों ने मेंशन किया है, ए और बी। इस ए और बी को हम लोग इस रेखा का ही एक खंड मानेंगे, एक टुकड़ा मानेंगे। तो ये लाइन क्या हो गया हमारा, ए बी क्या हो गया, रेखा का खंड हो गया, यानी रेखाखंड हो गया, ठीक है। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आप ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके और भी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आप समझ गए कि रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होती है, यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं कि किरण क्या होता है। ए रे इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन दैट हैज़ वन एंड पॉइंट। यानी कोई किरण जो होती है वो किसी लाइन का ही एक हिस्सा है। अभी हम लोगों ने पिछले फिगर में देखा था कि ये एक लाइन है, इसी लाइन के एक हिस्से को हम लोग रे बोलते हैं। यानी कि इसमें एक साइड एंड पॉइंट होता है और एक साइड एरो लगा हुआ होता है। दैट इज मीन कि जो इसका एंड पॉइंट होता है यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, और जो एरो लगा हुआ है इस डायरेक्शन में एंडलेसली इसको बढ़ाया जा सकता है, यानी टिल टू इन्फिनिटी इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको हिंदी में किरण बोलते हैं और इंग्लिश में रे बोलते हैं। तो ये रे कहलाता है। रे क्या है, अ पार्ट ऑफ ए लाइन, यानी किसी लाइन का ही एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है, पार्ट है। यानी कि वो रेखाखंड था, वो लाइन का बीच का हिस्सा था, उसमें दो एंड पॉइंट होते हैं। लेकिन किरण में क्या है, लाइन का ही पार्ट है लेकिन इसमें एक एंड पॉइंट है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ए इज द एंड पॉइंट और अनदर पॉइंट पे एरो लगा हुआ है। दैट इज मीन कि इस हिस्से को इन्फिनिटली बढ़ाया जा सकता है। इसको आप रे को एक अच्छे तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम, एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एक टॉर्च बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉर्च एक साइड से यहाँ से आगे बढ़ रही है रे, यानी कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है लाइट इसकी, और इधर इन्फिनाइट यानी कि अनंत दूरी तक, जहाँ तक इसकी कैपेसिटी है वहाँ तक ये चली जाएगी। इधर कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, रे को हम लोग किरण भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है समांतर रेखाएं। यानी कि अभी हम लोगों ने रेखा के बारे में पढ़ा कि लाइन क्या होती है,
अब हम लोग देखेंगे समांतर रेखाएं क्या होती हैं। When two straight line do not meet or intersect at any point, even at infinity, then they are parallel to each other. कई स्टूडेंट को हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम लग रही होगी, लेकिन आप बिल्कुल भी ना घबराएं, कुछ भी हिंदी और अंग्रेजी में अंतर नहीं है। मैं दोनों तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। पैरेलल लाइन को समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा जैसे कि नाम से क्लियर है, उन दोनों रेखाओं के बीच का जो अंतर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो बिल्कुल सब जगह समान होना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी दोनों रेखाओं के बीच का अंतर हर बिंदु पर समान हो। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जब इन दोनों रेखाओं को बढ़ाया जाएगा आगे, तो ये कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को नहीं काटेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी किसी भी बिंदु पर, कहीं भी नहीं। चाहे इसे अनंत दूरी तक बढ़ा लिया जाए, फिर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, काटेगी नहीं। इन समांतर रेखाओं की इतनी ही परिभाषा है। समांतर रेखाओं की एक तरह से आप इसे समझ सकते हैं कि इनके बीच का जो पैरेलल डिस्टेंस हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये हर जगह पर बराबर होता है। जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर है, उतना यहाँ पर भी होगा, उतना यहाँ पर भी होगा, उतना यहाँ पर भी होगा। हर बिंदु पर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगा। तो ये हमारी समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं के कई एग्जाम्पल्स आप कॉमन लाइफ में देख सकते हैं, जैसे कि रेलवे की ट्रैक जो होती है वो समांतर ही होती है, ठीक है। जैसे कि किसी मेज का किनारा, है ना, इन चीज़ों को हम लोग समांतर रेखाओं का एग्जाम्पल कॉमन लाइफ से जोड़ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया, ये कोण। ज्यामिति में बहुत ही ज़्यादा इस कोण का खेल होता है और बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग होता है। यदि हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे तो अभी तुरंत समझ में आ जाएगी कि कोण होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। एंगल कहते हैं इसको अंग्रेजी में, हिंदी में कोण कहते हैं। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज आर जॉइंट टुगेदर एट अ कॉमन पॉइंट। द कॉमन पॉइंट हियर इज कॉल्ड नोड और वर्टेक्स एंड द टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। इंग्लिश के लैंग्वेज पे मत जाइए, कौन क्या है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मान लेते हैं यहां पर कोई एक रे है, कोई एक किरण है। इसी किरण के ऊपर ये किरण है OA और इसी किरण के ऊपर एक दूसरी किरण हम लोग ड्रॉ करते हैं OB। ठीक एक किरण के ऊपर दूसरी किरण। अब हम लोग मानते हैं कि OB जो किरण हम लोगों ने खींची है, इस किरण को थोड़ा सा हम लोग स्लाइडली मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे तो ये यहाँ पर चली आएगी। इसका एक पॉइंट तो फिक्स रहेगा और दूसरा पॉइंट ऐसे घूम जाएगा, यानी कि ये जो बीच में ये बन रहा है, यहाँ पर ये कोण बन रहा है। इसी को यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा गया है कि एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज आर ज्वाइंट टुगेदर। दो किरणों को एक पॉइंट पर जोड़ा गया है तो कोण बना है। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। इस कॉमन पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं और बाकी की ये दो रेज है इनको आर्म्स ऑफ एंगल कहते हैं। आर्म्स यानी कि आप इसको भुजा भी कह सकते हैं, साइड भी कह सकते हैं, यानी ये क्या है, आर्म्स ऑफ एंगल। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि एंगल एक किरण को दूसरे किरण के ऊपर खींचते हैं और उसको ऊपर वाले किरण को हम लोग थोड़ा सा स्लाइड करते हैं, मूव करते हैं। ये जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा और ऐसे एंगल हम लोगों का बनता है, ठीक है। तो ये था एंगल आपका। अब एंगल से रिलेटेड बहुत ही हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, आगे देखेंगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में कि कोण दो प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने अभी तुरंत सोचा ही होगा कि इस किरण को, अभी जो हम लोगों ने पुराने फिगर में बनाया था कि इस किरण को
हम लोग ऊपर की ओर मूव किए हैं ऐसे, लेकिन क्या हो यदि अगर हम लोग इसको नीचे की ओर मूव करें तो हम लोग नीचे भी मूव कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशय या शंका नहीं है। लेकिन जब हम लोग इसे एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाते हैं तो पॉजिटिव एंगल बनता है, और जब घड़ी के विपरीत घड़ी के साथ वाली दिशा में घुमाते हैं तो ये निगेटिव एंगल बनता है। आपको पता होगा कि घड़ी ऐसे घूमती है इस ऑर्डर में, तो ये इस ऑर्डर में अगर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो निगेटिव एंगल बनेगा, और जब घड़ी के साथ वाली दिशा में विपरीत वाली दिशा में घुमाएंगे तो पॉजिटिव एंगल बनेगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि एंगल दोनों तरह से बनता है, निगेटिव एंगल भी बनता है और पॉजिटिव एंगल भी बनता है। पॉजिटिव एंगल कैसे बनता है? घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाने पर, और निगेटिव एंगल कैसे बनता है? घड़ी के साथ साथ, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको समझ सकते हैं, निगेटिव एंगल क्लॉकवाइज होता है और पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये कोण दो तरह से हम लोग मापते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कोण के प्रकार क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है कोण के प्रकार में हम लोग देखेंगे कि एक्यूट एंगल क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए, जब हम लोगों ने अभी एंगल ड्रॉ किया था तो जब एक लाइन को ऐसे घुमाते गए हम लोग, तो यहाँ पर आया, फिर घुमाए यहाँ पर आया, फिर घुमाए तो ये यहाँ पर आ गया, फिर घुमाए तो यहाँ पर आ गया, और ये फाइनली यहाँ पर आ सकता है। और इसको फिर ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ तक आ सकता है, और ये इधर भी आ सकता है, और लास्टली इसके ऊपर फिर से आ जाएगा। यानी एक बार हम लोगों ने कंप्लीट राउंड कंप्लीट किया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि किसी भी लाइन को जब हम लोग एक राउंड ऐसे कंप्लीट घुमाते हैं तो ये कंप्लीट होता है टोटल एक राउंड। इसको जब हम लोग 4 हिस्सों में बांटेंगे तो ये एक तरफ का ये क्वाड्रेंट कहलाता है, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं हम लोग। यानी कि टोटल कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल होता है, और इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट दें तो ये 90 डिग्री करके हो जाता है। तो 90 डिग्री इच क्वाड्रेंट में होना चाहिए, होता है। तो यहाँ पर हम लोग सब कुछ 90 डिग्री से तुलना करके सीखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, याद रखेंगे, एक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है। कितना होता है एक्यूट एंगल? लेस देन 90, लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है, हमेशा याद रखिएगा। इसको हिंदी में न्यून कोण भी कहते हैं। तो जिस तरह नाम है न्यून, इसका मतलब न्यून मतलब छोटा होता है। तो किससे छोटा होना चाहिए? तो 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। राइट एंगल, राइट मतलब बराबर होता है, बिल्कुल 90 के बराबर होगा तो उसको राइट एंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल यानी 90 से ज़्यादा होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। यहाँ पर मैं एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहूँगा कि यदि 45 डिग्री हो तो क्या होगा? 45 डिग्री होगा तो ये 90 से छोटा है, तो हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि ये एक्यूट एंगल में आएगा। अगर 90 हो तो क्या कहेंगे? राइट एंगल आएगा। और अगर 120 डिग्री हो तो क्या कहेंगे? ये ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, क्योंकि क्लियर है कि ये 90 से ज़्यादा है, मोर देन 90 है तो ऑब्ट्यूस एंगल, लेस देन 90 है तो एक्यूट एंगल, और इक्वल टू 90 है तो राइट एंगल। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं स्ट्रेट एंगल। जब इस लाइन को घुमाते घुमाते हम लोग फिर से यहाँ पर ले आए, यानी कि 2 क्वाड्रेंट को एक साथ जोड़ देते हैं, तो ये 90 और ये 90 दोनों मिलकर कितना हो जाता है? 180 हो जाता है। 90 + 90 180। तो जब 180 का एंगल बनता है, यानी कि उस समय ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। तो इसको हम लोग नाम देंगे स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 का होता है। एक बार फिर से देखिए, एक्यूट एंगल लेस देन 90, ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90, और राइट एंगल इक्वल टू 90, और स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ये फिगर थोड़ा सा बदला हुआ है, इसको ऐसे समझेंगे। जब इसको हम लोगों ने पहले 90 पर लाया, फिर ये ऑब्ट्यूस एंगल बना दिया। पहले ये एक मिनट मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। पहले ये यहां पर है, फिर हम लोगों ने एक्यूट एंगल बनाया,
फिर 90 डिग्री बनाया, राइट एंगल बनाया, फिर ऑब्ट्यूस एंगल बनाया, ये ऑब्ट्यूस, ये एक्यूट है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ये राइट एंगल है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्ट्यूस एंगल है। और अब जब सीधा कर दिया हम लोगों ने इसे तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया। और जब इसको हम लोग और ज़्यादा नीचे झुका दें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। यानी रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मोर देन 180 होता है रिफ्लेक्स एंगल। याद रखेंगे आप लोग रिफ्लेक्स एंगल किसको कहेंगे। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब लाइन को हम लोग ऐसे घुमा रहे थे तो ये कंप्लीटली फिर एक राउंड कंप्लीट करके यहाँ पर आ गया, यानी यहाँ पर इसका राउंड कंप्लीट हो गया तो ये 360 डिग्री का हो गया, यानी कि ये कंप्लीट एंगल हो गया। तो इसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो यानी अभी हम लोगों ने 6 तरह के एंगल्स के बारे में पढ़े। फिर से मैं रिवीजन कर लूँ कि पहला होता है एक्यूट एंगल लेस देन 90, दूसरा होता है राइट एंगल इक्वल टू 90, तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90, चौथा होता है स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180, पांचवा होता है रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 और छठा होता है कंप्लीट एंगल जिसको कहते हैं इक्वल टू 360। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग फिर देखते हैं आगे क्या है। आगे है अब हम लोगों को पढ़ना त्रिभुजों के प्रकार। तो त्रिभुजों के प्रकार पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि कोई भी ज्योमेट्री में क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए, क्लोज यानी कि बंद फिगर, ऐसा फिगर, ऐसी आकृति जो आपस में बंद हो, यानी कि वो क्लोज्ड फिगर हो। तो क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए मिनिमम आपको 3 साइड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप 2 साइड से क्लोज्ड फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, कोई भी 2 साइड से क्लोज फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते, ये ओपन फिगर होगा। तो जब हम लोग क्लोज फिगर बनाएंगे तो हम लोगों को 3 साइड का आवश्यकता होगा। तो 3 साइड से बनने वाले आकृति को हम लोग कहेंगे यहाँ पर ट्रायंगल। जैसा कि यहाँ पर नाम से पता है त्रिभुज, त्रिभुज यानी 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो त्रिभुजों को हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी कि कोणों के आधार पे त्रिभुजों के प्रकार। तो कोण के आधार पे त्रिभुजों के 3 प्रकार होते हैं। पहला राइट एंगल, यानी कि जिसमें से एक एंगल राइट हो, यानी 90 डिग्री हो। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि राइट एंगल किसको कहते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होता है तो उसको राइट एंगल कहते हैं। तो जिस ट्रायंगल में, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो यानी कि राइट एंगल हो, उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। क्लियर है। दूसरा होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल यानी कि इसमें तीनों कोण 90 से छोटे होंगे, 90 से छोटे यानी लेस देन 90 होंगे। एक्यूट, अभी आप लोगों ने देखा कि एक्यूट एंगल में क्या होता था, एक्यूट एंगल में क्या होता था, क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक्यूट एंगल में लेस देन 90 होता है। तो हम लोग अब यहाँ देखते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि इसके सभी कोण लेस देन 90 होंगे, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने अभी देखा कि ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है कि मोर देन 90 होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे, इसके ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का एक कोण मोर देन 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग अभी समझ में आ गया हम लोगों को कि कोणों के आधार पे त्रिभुजों के 3 प्रकार होते हैं। पहला राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, दूसरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसको कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटा, अधिक कोण यानी 90 डिग्री से बड़ा, और राइट एंगल समकोण यानी 90 डिग्री के समान। ये 3 तरह के हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे कोणों के आधार पे। एक और जरूरी बात मैं बता दूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों को यदि जोड़ा जाए तो वो 180 डिग्री ही होगा, 180 डिग्री से कम या ज़्यादा नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आएगा, लेकिन अभी हम लोग उधर नहीं जाएंगे। अभी हम लोग इसकी थ्योरी को समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स को पकड़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं त्रिभुजों के प्रकार भुजाओं के आधार पे। अभी हम लोगों ने देखा कि त्रिभुजों के प्रकार कोण के आधार पे, तो अब हम लोग देखेंगे त्रिभुजों के प्रकार भुजाओं के आधार पे।
तो जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों, त्रिभुज में तो 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाएं यदि बराबर हों, यानी कि ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा तीनों आपस में समान हों, तो इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, हिंदी में इसको समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। ठीक है। जब त्रिभुज की 2 भुजाएं सिर्फ बराबर हों तो उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज या तो आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। जब तीनों भुजा बराबर हो तो इक्विलेटरल कहते हैं। इक्विलेटरल आप नाम से इसको याद रख सकते हैं, इक्वी मतलब ही समझ में आ जाता है कि इक्वल होने की बात कर रहा है। तो इसकी तीनों भुजाएं यदि इक्वल हों तो इसको समबाहु कहेंगे और इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। और लेकिन यदि 2 ही भुजाएं बराबर हो तो इसको समद्विबाहु कहेंगे और आइसोसेल्स ट्रायंगल कहेंगे। और यदि तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो तो इसको स्केलन ट्रायंगल कहेंगे या विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो यदि आपको ज्योमेट्री का यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है तो आगे की जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपको बिल्कुल ही समझ में आएगी। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको ज्योमेट्री के बेसिक्स बिल्कुल समझ में आएंगे। यदि ज्योमेट्री के बेसिक्स आप अच्छे से समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको ज्योमेट्री के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को पकड़ कर चलिए, कॉन्सेप्ट के साथ चलिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका बहुत ही हेल्प होगा इससे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। अब ज्योमेट्री के अगले सेक्शंस में हम लोग किन किन रूल्स को, किन किन फार्मूला को पढ़ेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड, और ट्रायंगल के अलावे और भी हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर पढ़ने वाले हैं, रेक्टेंगल पढ़ने वाले हैं, रोम्बस पढ़ने वाले हैं, पैरेललोग्राम पढ़ने वाले हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे, पैरेलल लाइंस की थ्योरी देखेंगे। लेकिन एक ही वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे उन सारी चीज़ों को। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करके हमें बता सकते हैं। कीजिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे इस लिंक को आप फॉलो कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक्स के थ्रू टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे डेली क्विज और क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के रेगुलर प्रैक्टिस कराए जाते हैं, जो कि आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।